देखिए, पहले के समय में आप चेक, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू जो है अपना पैसा क्लियरिंग के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते थे। लेकिन समय के बदलाव के साथ जो आरबीआई है वो एनईएफटी और आरटीजीएस जो है ये दो तरह के पेमेंट ऑप्शंस बैंकिंग सिस्टम में लेके आया। अब एनईएफटी और आरटीजीएस किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एनईएफटी की बात करते हैं। इसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है और इसमें जो आपका पैसा है, यानी आप बैंक में जाते हैं या आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड डाल के पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, जो एनईएफटी और आरटीजीएस है ये दोनों आरबीआई के थ्रू ऑपरेट होता है। यानी जब भी आप कभी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो पैसा जो है आरबीआई के पास चला जाता है और आरबीआई फिर जो भी बेनिफिशियरी है, यानी जिस बैंक में आपने पैसा ट्रांसफर किया है उस बैंक को जो आपकी डिटेल फॉरवर्ड करता है और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, क्लियरिंग के अलावा एनईएफटी और आरटीजीएस जो है बहुत ही अच्छा माध्यम था किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करने का। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी? इसके साथ प्रॉब्लम्स ये थी कि ये जो है बैंकिंग आवर्स में ही कंप्लीट किया जाता था। देखिए, एनईएफटी में पहले जो है 2 घंटे का समय लगता था। यानी आपको किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है तो कम से कम 2 घंटे के बाद जो है आरबीआई बैचेस में इसको प्रोसेस किया करता था। वहीं जो आरटीजीएस है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, वो रियल टाइम में सेटलमेंट होता था, लेकिन वो भी 2 लाख रुपए के ऊपर जो है आपको आरटीजीएस करवानी होती थी और वो भी आप बैंकिंग आवर्स में ही आरटीजीएस कर सकते थे। यानी जो टाइमिंग आरटीजीएस का है, यदि उस टाइम के ऊपर यदि आरटीजीएस हुआ तो फिर वो जो है आपकी एंट्री डिनाइड हो जाती थी। देखिए, आरटीजीएस और एनईएफटी के साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इसके लिए आपको जिसको फंड ट्रांसफर करना है उसकी काफी डिटेल चाहिए होती थी। जैसे उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस। इसके साथ साथ हमें चाहिए होता था आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड का मतलब था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का कोड होता था जिसमें क्रमशः 4 डिजिट पहले होते थे वो बैंक के नाम पे होते थे और बाकी के जो डिजिट थे वो उसकी ब्रांच को रिप्रेजेंट करते थे। देखिए, आरबीआई ने हर एक बैंक और ब्रांच को एक सेपरेट आईएफएससी कोड दिया होता था और बिना आईएफएससी कोड के आप एनईएफटी और आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों, 2010 से पहले ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे आप रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 24/7 जो पैसा ट्रांसफर कर सको। इसलिए अगस्त 2010 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईएमपीएस को लॉन्च किया। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया जिसमें इनिशियली पहले बहुत कम बैंक जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये कुछ बैंक्स जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद इसको फाइनली नवंबर 2010 में लॉन्च कर दिया गया और नवंबर 2010 के बाद बहुत से बैंक जो हैं आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ गए। अब ये आईएमपीएस काम कैसे करता था? देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको अपना एमएमआईडी जो 7 डिजिट का नंबर था वो जनरेट करना होता था। आपका जो एमएमआईडी है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक रहता था। अब आपको किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है, आप उस एमएमआईडी के थ्रू 24/7 यानी हफ्ते में किसी भी समय पैसा ट्रांसफर कर सकते थे और ये पैसा जो है 1 सेकंड यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। अब दोस्तों, शुरुआत में जो इसकी लिमिट थी वो सिर्फ 5,000 थी। ये तकरीबन तकरीबन उस समय मैं भी बैंकिंग में था और ये काफी प्रचलन में आया क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे कस्टमर जो थे वो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में अवेयर नहीं थे। अब जैसे जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर कंफर्टेबल हुए, आईएमपीएस का जो यूज है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। देखिए, जब भी आपको किसी को पेमेंट करनी है तो उसका जो पर्सनल मोबाइल नंबर यानी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ लिंक है वो नंबर जो है किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता था। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर फीमेल है। अब उसको ना चाहते हुए भी अपना जो नंबर है, यदि आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट वो ले रही है तो अपना नंबर कस्टमर के साथ शेयर करना होगा। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने
जो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया। अब यूपीआई को जो है आईएमपीएस के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉन्च किया। अब इसमें डिफरेंस क्या था? देखिए, यूपीआई में वो जो एमएमआईडी की प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया और आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे दिया गया, यानी @so and so। अब इस वर्चुअल एड्रेस में आपका ना तो अकाउंट नंबर ना तो मोबाइल नंबर कहीं मेंशन होता है, लेकिन ये जो वर्चुअल एड्रेस है ये आपके अकाउंट के साथ लिंक रहता है। तो जब भी कोई पेमेंट आपके वर्चुअल एड्रेस पे भेजता है तो वो जो पैसा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब आईएमपीएस और यूपीआई में डिफरेंस क्या है? देखिए, आईएमपीएस और यूपीआई दोनों जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं, वहीं एनईएफटी और आरटीजीएस में जो बैकएंड में है वो आरबीआई काम कर रहा था। यानी अब जब भी आप इन दोनों के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो जो पेमेंट है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू रूट होती है। इसके साथ साथ ये दोनों 24/7 यानी रियल टाइम में आपके क्रेडिट होते हैं। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो है ट्रांजैक्शंस का। देखिए, आईएमपीएस में ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो इसलिए इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक की है। यानी आप आईएमपीएस के थ्रू किसी भी अकाउंट में 5 लाख तक जो है पैसा वो ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं यदि आप यूपीआई का यूज कर रहे हो तो सिर्फ आप 1 लाख रुपए ही जो है किसी अकाउंट टू अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। अब यूपीआई में एक और जो है प्रॉब्लम को कैटर किया गया। अब मान लीजिए आप सब्जी खरीदने के लिए किसी फ्रूट सेलर को या किसी वेजिटेबल सेलर को कुछ पैसे देते हैं। अब वो वेजिटेबल सेलर जो अपनी फ्रूट्स या वेजिटेबल को सेल कर रहा है वो सुबह जाके थोक में उन्हीं पैसों से वो जो सामान लेता है और शाम को आपको बेच देता है। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो पैसा है वो बैंक में कहीं पे भी जमा नहीं होता। देखिए, यूपीआई को इसी तर्ज पर डिजाइन किया गया। देखिए, यूपीआई में आप जो अपना वॉलेट है वो क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका पैसा वॉलेट में ही रहता है। अब उस वॉलेट से आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या उस वॉलेट से फर्दर आप कोई परचेजिंग करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो सारी ट्रांजैक्शन खुद ब खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने थर्ड पार्टी ऐप की जो है सहायता ली। अब थर्ड पार्टी ऐप में पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे ये प्रमुख थर्ड पार्टी ऐप है जिनके थ्रू आप पेमेंट ले भी सकते हो और पेमेंट को कर भी सकते हो। इन सभी ऐप के अपने वॉलेट्स आते हैं, यानी आपका जो पैसा अब इन वॉलेट्स में चला जाता है और आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना इस वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। देखिए, यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन जनरेट करना होता है और यूपीआई जो पिन है आप या तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर अपने आधार के नंबर से जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ जब भी आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर या फोन की जरूरत होगी। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड में काम करता है। एक तो आपके जो मोबाइल नंबर पे डाउनलोड होगा और सेकंड जब भी आपने पेमेंट करनी है आपको यूपीआई पिन जो है वो डालना पड़ेगा। अब दोस्तों, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण जो यूपीआई है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित है और आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ही तकरीबन उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आपको आज की डेट में पेमेंट करनी है तो इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहोगे? आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस। देखिए, सबसे पहले हम इन चारों का जो डिफरेंस है वो आपको बताते हैं। देखिए, इन चारों को आप अब किसी भी समय में यूज कर सकते हैं, यानी 24/7। देखिए, पहले एनईएफटी और आरटीजीएस सिर्फ आप बैंकिंग आवर्स में ही यूज कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में ये चारों ऑप्शंस आप 24/7 यूज कर सकते हो। देखिए, आरटीजीएस और एनईएफटी ये दोनों आरबीआई के द्वारा संचालित होती है। एनईएफटी जो है वो 30 मिनट्स के गैप के बाद प्रोसेस होती है, वहीं जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम में प्रोसेस होती है। अब आरटीजीएस जो है वो आप 2 लाख रुपए के ऊपर ही कर सकते हो, वहीं जो एनईएफटी है आप कोई भी अमाउंट जो है एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईएमपीएस और यूपीआई की। देखिए, आईएमपीएस और यूपीआई दोनों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। अब इनको भी आप 24/7 कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आईएमपीएस में आप 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो, वहीं जो यूपीआई है आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए, यूपीआई में आपको कैशबैक की सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको बहुत से कैशबैक और डिस्काउंट के ऑफर देते रहते हैं।
तो आज की डेट में जो सबसे बेटर ऑप्शंस हैं वो यूपीआई है, क्योंकि यूपीआई जो है वो आईएमपीएस का ही एडवांस वर्जन है और इसको आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपने मोबाइल फोन से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया को सब्सक्राइब करें।